हरे भरे जंगल, पहाड़ से उतरती नदियां, अनोखे पक्षी और लाखों साल तक बिल्कुल अलग अलग पड़ी इकोलॉजी वाला एक देश जिसे प्रकृति का नगीना कहा जा सकता है। लेकिन अफसोस, इस स्वर्ग जैसी जमीन पर फिर हुई इंसानों की एंट्री, जिन्होंने अनजाने में ही सही यहाँ पर ऐसा कांड कर दिया जिसने पूरे देश की प्राकृतिक व्यवस्था को तबाह कर दिया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी है किस देश की और इंसानों ने यहाँ ऐसा क्या किया। ये कहानी है न्यूजीलैंड की, जहाँ इंसान ने प्रकृति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक बाहरी जीव को लाने की गलती ने वहाँ की मूल प्रजाति को लगभग मिटा दिया, जिसकी वजह से ये देश प्रेडेटर फ्री 2050 की मुहिम लाने पर मजबूर हो गया है, ताकि अपनी खोई हुई प्राकृतिक समृद्धि को वापस ला सके। मगर सवाल यह है कि आखिर न्यूजीलैंड इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वैसे तो यूरोपियंस दुनिया भर के देशों में राज कर चुके हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियंस के आने का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है। उन्हीं में से एक है न्यूजीलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश। दोनों देश जियोग्राफिकली भी आसपास हैं और दोनों की कहानी भी एक दूसरे से मिलती जुलती और हैरान कर देने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, मगर आज हम न्यूजीलैंड की कहानी बताएंगे। यूरोपीय 18वीं सदी में यहाँ पर पहुंचे थे। जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि इस नए देश में कुछ उपयोगी जानवर लाना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के जानवरों से यूरोपीय अवगत नहीं थे। उन्हें लगा कि क्यों ना कुछ जानवर ऐसे ले आएं जो खाने के लिए भी काम आए और खेती में भी मदद करें और उन्हें घर जैसा महसूस कराएं। बस फिर क्या था, वो सबसे पहले यहाँ खरगोश ले आए। लेकिन जो खरगोश दिन में मासूम लगते हैं, उन्होंने यहाँ पर तबाही मचानी शुरू कर दी। खरगोश का लाया जाना यहाँ पर एक आपदा बन गया, क्योंकि इसकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज थी। खरगोश आते ही प्रजनन की ऐसी रफ्तार पकड़ लिए कि उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई। इनफैक्ट रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ इलाकों में हर 2.4 एकड़ पर 200 से 300 खरगोश थे। इन खरगोशों ने खेत तो छोड़िए, चारागाह, बगीचे तक सब कुछ चट कर डाला, जिससे किसान बर्बाद होने लगे और सरकारों को हजारों पाउंड का नुकसान झेलना पड़ा। इनफैक्ट हालात इतने बुरे हो गए थे कि अखबारों में इस आपदा को रैबिट प्लेग की न्यूज के तौर पर छापा गया। लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत थी, क्योंकि असली मुसीबत खरगोश नहीं बल्कि चूहे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले 13वीं सदी में माओरी जनजाति यहाँ पर आई थी, लेकिन वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ साथ पॉलिनेशियन रैट्स, जिन्हें स्थानीय रूप से कियोर कहा जाता है, उनको साथ लेकर आए थे। ये आकार में तो बहुत छोटे थे, लेकिन इकोसिस्टम के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुए। इसके बाद यूरोपियंस का आगमन हुआ। यूरोपीय जहाजों के साथ ब्लैक रैट्स, ब्राउन रैट्स और नॉर्वे रैट्स भी यहाँ पहुंच गए। ये जहाजों से निकलकर जंगलों और तटीय इलाकों में फैल गए। इन चूहों ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। दरअसल न्यूजीलैंड के पक्षी जैसे काकापो, की और काका लाखों साल से इस द्वीप पर बिना किसी जमीनी शिकारी के साथ रह रहे थे। इन्हें ये तक नहीं पता था कि जमीन से शिकार कैसे होता है। इनमें से कई पक्षी उड़ नहीं सकते थे और जमीन पर ही घोंसले बनाते थे। यही वजह थी कि ये चूहों का आसान शिकार बन गए। असल में कई ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी वैज्ञानिक ने लिखा है कि जहां कभी समुद्र किनारे पक्षियों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षियों की जगह अब सिर्फ चूहे रह गए हैं। ये चूहे लगभग हर पक्षी प्रजाति के दुश्मन बन चुके थे। अब चूहा और खरगोश दोनों बेकाबू हो चुके थे, जिसकी वजह से सरकारें बेतहाशा परेशान थी। अब तय किया गया कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि अगर इनसे छुटकारा नहीं मिला तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों को खेती छोड़कर अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, फैसला लिया गया कि चूहों और खरगोशों से छुटकारा पाने के लिए एक प्राकृतिक शिकारी लाया जाएगा। ये शिकारी मस्टलिड परिवार का जानवर था, जिसे स्टोट, वीसल यानी नेवला और फेरेट जैसे जीव शामिल हैं। सुनने में ये विचार जितना अच्छा लगता था, वास्तव में ये उतना ही विनाशकारी साबित हुआ। हालांकि शुरुआत में लोगों को लगा कि इन नेचुरल प्रेडेटर्स की मदद से चूहे और खरगोश दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ये लोग प्रकृति के नियमों और संतुलन के गणित को नहीं समझ पाए। न्यूजीलैंड जैसे देश में जहां कोई जमीनी शिकारी नहीं था, वहां पर बाहरी प्रजाति का असर बहुत गहरा पड़ता है। असल में प्रकृति हमेशा वही जीव वहां बसने देती है जो उसके लिए उपयुक्त होते हैं।
अगर प्रकृति ने स्टोट, नेवला या फेरेट को न्यूजीलैंड में नहीं रखा था तो इसका मतलब था कि वहां उनका टिकना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इंसानों ने ये बात अनदेखी कर दी और 19वीं सदी के अंत लगभग 1879 से 1885 के बीच में इन शिकारियों को न्यूजीलैंड में ला दिया और यहीं से शुरू हुई एक नई तबाही। शुरू में तो ऐसा लगा कि सब ठीक चल रहा है। ये शिकारी खेतों में खरगोशों का शिकार करते और चूहों को भी पकड़ते दिखे, मगर जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब तो गलती हो चुकी थी। दरअसल उन्होंने ऐसा तीर चला दिया जिसकी दिशा ही गलत थी। दरअसल ये शिकारी जिनके लिए लाए गए थे यानी खरगोश, उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। खरगोश बेहद तेज होते हैं। वो लगभग 56 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जबकि एक स्टोट या फेरेट की स्पीड सिर्फ 24 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसलिए जब ये शिकारी खरगोशों को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने आसान शिकार ढूंढ लिया और वो थे न्यूजीलैंड के दुर्लभ और उड़ानहीन पक्षी। और यहीं से शुरू हुई असली तबाही, क्योंकि इनके लिए खरगोश का शिकार करना मुश्किल पड़ने लगा था और शिकारी को अगर आसान शिकार नहीं मिले तो क्या ये भूखे मर जाएंगे? नहीं, बस फिर क्या था, उन्हें दिखाई दिए धीमे उड़ान रहित पक्षी जैसे काकापो और ताकाहे, क्योंकि उनकी स्पीड बस 3 से 6 मील प्रति घंटे थी। अब सोचिए, एक शिकारी जिसे भूख लगी हो, क्या वो 30 मील प्रति घंटे भागने वाले पक्षी का शिकार करेगा या फिर 4 मील प्रति घंटे चलने वाले पक्षी का? जी हाँ, नतीजा साफ था, उनका शिकार छोटे पक्षी बनने लगे। इन पक्षियों पर ऐसा कहर टूटा कि पूरी प्रजाति लुप्त होने लगी। कभी जो पक्षी न्यूजीलैंड का प्रतीक हुआ करता था वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। मगर इसके बावजूद प्रेडेटर कंट्रोल नहीं था। हालात इतने फ्राइटनिंग हो गए कि कई प्रजातियों में चूजों की मोर्टेलिटी रेट 80 to 90% तक पहुंच गई और उनकी आबादी तेजी से घटने लगी। हालांकि जहां पर नियंत्रण हुआ, सर्वाइवल रेट 50 से 60% तक पहुंच गया। अगर काकापो की बात की जाए तो ये भी उड़ नहीं सकते। ये इतना कमजोर हो गया कि इसकी जनसंख्या केवल 240 से 250 पक्षियों तक सिमट गई। वैसे अगर बात करें स्टोट की तो ये वो शिकारी है जो रात में चूहों को मारने में माहिर था। असल में स्टोट सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता, इसका स्वभाव आक्रामक शिकारी का होता है। स्टोट कई बार अपने इंस्टिंक्ट के कारण एक साथ जरूरत से कहीं ज्यादा जानवरों को मार देता है, जिसे सरप्लस किलिंग कहा जाता है। सरप्लस किलिंग का मतलब ये नहीं कि वो सबको खाता है, बल्कि वो जितना खा सकता है उससे कहीं अधिक शिकार कर देता है। इसी व्यवहार के कारण न्यूजीलैंड की कई स्थानीय पक्षी प्रजातियां जो लाखों वर्षों तक बिना किसी जमीनी शिकारी के सुरक्षित विकसित हुई थी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी। लेकिन शायद तबाही की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी भी कुछ ऐसा बाकी था जो न्यूजीलैंड के जंगलों को पूरी तरह झकझोरने वाला था, और इस बार इसके लिए इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति जिम्मेदार थी। दरअसल हर कुछ सालों में न्यूजीलैंड के वनों में एक नेचुरल फिनोमेना होती है जिसे मास्ट इवेंट कहा जाता है। इस दौरान सदर्न बीज यानी नोथोफेगस पेड़ों से एक्सेसिव अमाउंट्स में बीज यानी सीड्स गिरते हैं। ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि जंगल का पूरा फर्श बीजों से ढक जाता है। ये घटना जानवरों के लिए किसी दावत से कम नहीं होती, मगर यहीं से शुरू होता है विनाश का एक चक्र, या कहें मौत का चक्र। असल में पहले चरण में चूहे इन बीजों पर टूट पड़ते हैं, जिससे उनकी आबादी अचानक 10 से 12 गुना तक बढ़ जाती है। दूसरे चरण में जब बीज खत्म हो जाते हैं तो वही चूहे पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हमला करने लगते हैं। तीसरे चरण में स्टोट्स और फेरेट्स जैसे शिकारी चूहों की बढ़ी हुई संख्या देखकर अपनी आबादी भी तेजी से बढ़ा लेते हैं। लेकिन जैसे ही चूहों की संख्या घटती है, ये शिकारी अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तब इनका निशाना बनते हैं न्यूजीलैंड के मूल निवासी पक्षी। इस तरह एक बीजों का उत्सव धीरे धीरे मौत का उत्सव बन जाता है। इसकी वजह से कई प्रजातियां तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इनफैक्ट अगर आज की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की कम से कम 55 मूल पक्षी प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, और सिर्फ शिकारी जानवरों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी कि इंसान ने बार बार प्रकृति में सुधार करने की कोशिश की है, वो भी बिना ये समझे कि हर जीव एक संतुलन से बंधा हुआ है। इनफैक्ट जीव ही नहीं बल्कि कई पौधे भी अब इन बदलावों से प्रभावित हो गए हैं, जिन पर कभी लोकल बर्ड्स परागण करते थे, जिसकी वजह से अब पक्षी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। नतीजा, बीज नहीं फैल रहे और जंगल धीरे धीरे बदल रहे हैं। इन सब गलतियों की वजह से न्यूजीलैंड ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो 2050 तक प्रेडेटर फ्री होकर रहेंगे।
इसका केवल और केवल एक ही मकसद है, 2050 तक देश को चूहा, स्टॉट और फेरट जैसे शिकारी जीवों से मुक्त करना। सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन यानी DOC देश भर में हजारों जाल बिछा रहा है। इनमें से कुछ जाल आई पावर तकनीक से लैस हैं, जो ये पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर आ रहा है ताकि किसी निर्दोष पक्षी को नुकसान ना हो। कुछ इलाकों में शिकारी पूरी तरह से हटाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक लगातार निगरानी रख रहे हैं कि कोई शिकारी फिर से अंदर ना आ जाए। वैसे हम बताना चाहेंगे कि ये सब इंसानों ने एकदम से नहीं किया था, बल्कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के पास स्थित मीरामर पेनिनसुला में एक अद्भुत प्रयोग किया गया था। वहां पर लगभग 11,000 ट्रैप्स, 450 कैमरे और सैकड़ों स्वयंसेवकों की मदद से पूरे क्षेत्र से सभी शिकारी प्रजातियों जैसे स्टोट्स, रैट्स और पॉसम्स को मिटा दिया गया। लेकिन 2003 से दिसंबर 2004 के बीच एक कैमरे में अचानक एक तस्वीर कैद हुई जिसमें एक अकेला स्टोट दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था, शिकार शुरू हुआ। इस मिशन को ऑपरेशन स्टोट एराडिकेशन कहा गया, जो कई दिनों तक चला। इस दौरान हर संभव कोशिश की गई। कभी ताजे मांस का चारा डाला गया, कभी दूसरे स्टोट की गंध वाले घोंसलों का इस्तेमाल किया गया। आखिरकार लगभग 8 महीने की अथक मेहनत के बाद उस आखिरी शिकारी को भी पकड़ लिया गया। एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर एक भी शिकारी बच गया तो वो फिर से अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता था। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक जीव की नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान की एक गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, लेकिन हाँ, डिटर्मिनेशन से उसी गलती को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी किया गया। इसके बाद इसी तरह का एक प्रोजेक्ट न्यूजीलैंड के हुआराकी गल्फ आइलैंड्स में शुरू किया गया, जिसे हुआराकी प्रोजेक्ट कहा गया। इसका लक्ष्य था पूरे द्वीप समूह को चूहों और स्टोट्स से मुक्त करना। इस मिशन में स्वयंसेवकों के साथ स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी तो उन्हीं को हो रहा था। आए दिन नई नई खबरें आती रहती थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में वहां एक चूहा पकड़ा गया जिसका आकार असामान्य रूप से बड़ा था। असल में ये लगभग 14 इंच लंबा था। बस फिर क्या था, उसकी तस्वीर अखबारों में छपी और उसने पूरे अभियान को नई ऊर्जा दी। वहीं ओकारिटो पेनिनसुला में 130 से ज्यादा किसानों और स्थानीय लोगों ने अपने खेतों को शिकारी मुक्त बनाने की शपथ ली। सैकड़ों जाल बिछाए गए और लोगों को एकजुट किया गया ताकि प्रकृति की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन 1894 में जो हुआ वो शायद सबसे सिंबॉलिक एंड कॉशनरी है। ये कहानी है स्टीफन्स आइलैंड की, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के तट के पास एक छोटा सा द्वीप है। असल में इस द्वीप पर एक लाइट हाउस बनाया गया था, जहां डेविड लायल नाम के लाइट हाउस कीपर अपने परिवार के साथ रहने आए थे, मगर उनके साथ उनकी पालतू बिल्ली टिबल्स भी आई। किसी को ये नहीं पता था कि ये प्यारी सी दिखने वाली बिल्ली इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगी। इस द्वीप पर एक दुर्लभ पक्षी पाया जाता था, स्टीफन्स आइलैंड व्रेन यानी ट्रावर्सिया याली। ये एक छोटा भूरे रंग का पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था और जमीन पर ही रहता था। टिबल्स और उसके बच्चों ने कुछ ही महीनों में इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, यानी केवल एक बिल्ली और उसके बच्चों ने एक पूरी पक्षी प्रजाति को पूरी तरह विलुप्त कर दिया। इससे ये सबक मिलता है कि इंसान की किसी जगह पर लाई गई हर नई प्रजाति, चाहे वो कितनी भी छोटी, प्यारी या निर्दोष क्यों न लगे, वहां के इकोसिस्टम के लिए मौत की वजह बन सकती है। न्यूजीलैंड की इस कहानी से पता चलता है कि प्रकृति को ठीक करने की कोशिश में इंसान अक्सर उसे और ज्यादा बिगाड़ देता है, क्योंकि हर जीव, हर पौधा और हर पक्षी लाखों साल की एक परफेक्ट इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा होता है और इसमें एक छोटा सा बदलाव भी पूरे संतुलन को तोड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ न्यूजीलैंड की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी भी है कि प्रकृति को बचाने का सबसे सही तरीका है उसे उसके अपने हाल पर छोड़ देना। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।